So, I have come with a new topic, that is India's foreign policy under जवाहरलाल नेहरू. ओके ये जो पार्ट है ये पार्ट 1 कहलाता, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी था इसलिए 2 पार्ट में बनाना ज़्यादा बेटर होगा. तो आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इन ब्रीफ व्हाट फॉरेन पॉलिसी वॉज फॉलोड अंडर जवाहरलाल नेहरू. ओके सो लेट्स सी. तो शुरुआत हुआ था यहाँ से 1947. 1947 में क्या हुआ, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस. सभी को पता है, सारे इंडियंस को पता है 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी. जब एक तरफ क्या हो रहा था, इंडिया आज़ाद हो रहा था, इंडिपेंडेंस ले रहा था, दूसरी तरफ क्या हो रहा था, पूरी दुनिया डिवाइड हो गई थी 2 ब्लॉक में, दैट इज़ यूएसए एंड यूएसएसआर. ठीक है, तो दो इवेंट क्या कर रहे थे, एक साथ चल रहे थे. एक तरफ क्या हो रही थी, 1947 में इंडिया को अपनी इंडिपेंडेंस मिल रही थी, और दूसरी तरफ क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बट गई थी. एक हिस्से में था यूएसए और दूसरे हिस्से में था यूएसएसआर. ओके, तो उस वक्त, अब इंडिया की बात करते हैं, नेहरू बिकेम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. उस वक्त कोई इस एबल नहीं था कि इंडिया का लीडर या हेड के तौर पर अपना रोल प्ले कर सके. नेहरू ही इस काबिल थे. तो नेहरू जी क्या बन गए, इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे. ठीक है, नेहरू से जब पूछा गया कि कौन सा फॉरेन पॉलिसी अपनाना चाहेंगे आप, क्योंकि उस वक्त जो वर्ल्ड डिवाइड हो गया था यूएसए और यूएसएसआर में, तो सारे जो थर्ड वर्ल्ड, इन दोनों के अलावा जो बाकी वर्ल्ड के कंट्रीज़ थे वो थर्ड वर्ल्ड के नाम से जाने जाएंगे. ठीक है, थर्ड वर्ल्ड किसको बोलेंगे, जो इन दोनों के अलावा है. जैसे यूएसए और यूएसएसआर को छोड़कर बाकी जितनी भी कॉलोनाइज्ड कंट्री थी उन सबको थर्ड वर्ल्ड बोला जा सकता है. तो नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो वो भी थर्ड वर्ल्ड से ही बिलोंग करते थे, क्योंकि ना ही वो यूएसए के दोस्त थे ना ही यूएसएसआर के दोस्त थे. तो थर्ड वर्ल्ड जितने भी अदर कंट्रीज़ थे वो इनसे क्या कर रहे थे, कर्ज़ वगैरह लेने के लिए रेडी हो गए थे, और बहुत सारी कंट्रीज़ इनसे कर्ज़ लेने लगी और अपना कंट्री का सिस्टम डेवलप करने लगी. लेकिन नेहरू ने क्या किया, ऑप्टेड टू कीप इंडिया अवे फ्रॉम पावर ब्लॉक्स. नेहरू ने सोचा कि हम इंडिया को क्या करेंगे, दूर रखेंगे, इंडिया को दूर रखेंगे पावर ब्लॉक्स. पावर ब्लॉक्स कौन थे, यूएसए एंड यूएसएसआर. इन दोनों से इंडिया को उन्होंने सोचा कि हम दूर रखेंगे इंडिया को, इन दोनों के चक्कर में फंसना ही नहीं है. तो क्या करेंगे, तो नेहरू ने क्या किया, फॉलोड नॉन अलाइनमेंट. उन्होंने एक नॉन अलाइनमेंट, यानी नॉन अलाइनमेंट को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं नैम के पॉलिसी को अपनाया, नैम के पॉलिसी को अडॉप्ट किया और इंडिया को दूर रखा. तो इस तरह इंडिया जो उस वक्त फॉरेन पॉलिसी फॉलो कर रही थी वो हो गया इंडिपेंडेंट, यानी दोनों पावर ब्लॉक से इंडिपेंडेंट हो गया और इंडिया अपने नैम के पॉलिसी को फॉलो करने लगा. ओके, तो उस वक्त क्या था, गोल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी क्या देखेंगे. जब नेहरू ने नॉन अलाइनमेंट के पॉलिसी को बनाया था तो उस वक्त नेहरू ने क्या किया, उनका पहला जो फर्स्ट प्रायोरिटी था कि कॉलोनियलिज्म जो अभी भी कंट्री के किसी हिस्से, बचे कुछ हिस्से में है, तो उसको क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे. फिर रेसिज्म को ख़त्म करेंगे. उस वक्त रेसिज्म थी, ठीक है, नस्ली भेदभाव हुआ करते थे, अलग अलग जाति के दरमियान भेदभाव हुआ करते थे. तो ये उनका प्रायोरिटी था कि सबसे पहले कॉलोनियलिज्म को ख़त्म किया जाएगा, रेसिज्म को ख़त्म किया जाएगा, इंडिपेंडेंस फ्रॉम पावर ब्लॉक्स. और ये जो पावर ब्लॉक्स थे, पावर ब्लॉक्स कौन, यूएसए एंड यूएसएसआर, इससे क्या रहेंगे, आज़ाद रहेंगे, ना ही इससे हेल्प लेंगे ना ही इससे हेल्प लेंगे. नेहरू ने बहुत दूर की सोची थी कि अगर इनमें से किसी से भी हेल्प लेते हैं तो इनडायरेक्टली हम फिर से क्या हो जाएंगे, कॉलोनाइज्ड हो जाएंगे. तो इसलिए उनका फॉरेन पॉलिसी का गोल था कि आज़ाद रहेंगे किससे, पावर ब्लॉक से, यूएसए और यूएसएसआर से. फिर उन्होंने क्या किया, क्लोज टाइज विद चाइना. और चाइना से उनको लग रहा था उस वक्त कि चाइना से रिलेशंस बनाए रखना उनके लिए बेनिफिशियल प्रूव होगा, इसलिए उन्होंने अपने फॉरेन पॉलिसी के गोल में ये भी ऐड कर दिया कि वो चाइना से क्या करेंगे, एक क्लोज रिलेशन मेंटेन करके रखेंगे, और जो दूसरे उनके एशियन नेबर कंट्रीज़ थे उनसे भी एक क्लोज रिलेशंस बनाकर रखेंगे. ठीक है, फिर क्या हुआ उसके बाद, नैम के पॉलिसी को अगर देखा जाए तो देखो, नैम में क्या हुआ, नॉट टू इंटेंगल विथ मिलिट्री अलाइंसेस. उस वक्त जो क्या हो रहे थे, नाटो, सीटो, जो मिलिट्री अलाइंसेस बनाए जा रहे थे पावर ब्लॉक्स के जरिए, यानी यूएसए एंड यूएसएसआर के जरिए. तो नैम के पीछे 2 गोल और थे, नॉट टू इंटेंगल, कि वो नहीं फंसेंगे, नहीं उलझेंगे विथ मिलिट्री अलाइंस. जितने भी मिलिट्री अलाइंस बनाए जा रहे, मिलिट्री को लेकर कॉन्टैक्ट्स किए जा रहे, उनमें उनको फंसना ही नहीं था. ओके, फिर है इंडिया गॉट फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग. और इसकी वजह से, इन दोनों की पॉलिसी से आज़ाद होने की वजह से इंडिया को आसानी से फ्रीडम मिल गया कि वो डिसीजन मेकिंग में किसी से उसे पूछना नहीं पड़ेगा, वो अपनी मर्जी के मुताबिक क्या करेगी, डिसीजन ले सकती है. नैम के थ्रू ये दोनों काम हो गया. फिर देखा जा रहा है कि 1950s में क्या हुआ
देखो 1947 के जब 1950s में एंटर किया, सारी वर्ल्ड जब एंटर की 1950s में, तो देखा गया मिलिट्री अलाइंसेस बनाए गए सीटो, सेंटो, यूएस के थ्रू। तो सीटो और सेंटो जब बनाए गए, सीटो का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो सीटो और सेंटो में क्या हुआ था, पाकिस्तान जॉइंट ट्रीटीज़ टू गेट मिलिट्री एड। पाकिस्तान चूँकि वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से वो भी बिलोंग करता था, लेकिन वो क्या किया, पाकिस्तान ने ज्वाइन कर लिया ट्रीटीज़ को, यानी सीटो और सेंटो ट्रीटी को ज्वाइन कर लिया टू गेट मिलिट्री एड, ताकि उसको मिलिट्री एड मिल जाए, यानी मिलिट्री के मामले में किसी भी तरह की हेल्प उसे मिल सके। कॉम्प्लिकेटेड इंडो यूएस रिलेशंस, चूँकि पाकिस्तान क्या हुआ, यूएस की ट्रीटी को ज्वाइन कर लिया था, जिसकी वजह से इंडिया और यूएस का जो रिलेशंस था वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि इंडिया का दुश्मन था पाकिस्तान, और पाकिस्तान किससे मिल गया, यूएस उस वक्त इंडिया का दोस्त था। अब ये क्या हुआ, यूएस चूँकि अब पाकिस्तान की हेल्प करने लगा था, हेल्प पाकिस्तान से प्रॉमिस कर दिया कि हम तुमको क्या करेंगे, मिलिट्री एड देंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया और यूएस का रिलेशंस कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। सो do subscribe the channel Learn with Determination. Thank you everyone. वेल तो एक दफ़ा ब्रीफ में जान लेते हैं समरी टाइप में कि 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली थी एक तरफ, और दूसरी तरफ दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। उस वक्त थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में सभी लोगों ने सोचा कि यूएसए और यूएसएसआर से हेल्प लेना बेटर होगा, लेकिन नेहरू जो थे, चूँकि उस वक्त इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सोचा कि नहीं, इंडिया को दोनों ही पावर ब्लॉक से क्या करना है, दूर रखना है। तो नेहरू ने क्या किया, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, जिसका 3 मेन प्रायोरिटीज़ था। पहला प्रायोरिटीज़ एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म को ख़त्म करना है, रेसिज्म को ख़त्म करना है, इंडिपेंडेंस फ्रॉम पावर ब्लॉक से आज़ाद रहना है, यानी इन दोनों से डिपेंडेंट नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट रहना है। क्लोज टाइज विद चाइना एंड एशियन नेबर्स, और एशियन नेबर्स और चाइना जो थे उनसे एक क्लोज रिलेशंस बनाए रखना है। उसके बाद नैम का क्या 2 मेन गोल था, क्या, नॉट टू एंटेंगल विथ मिलिट्री अलाइंसेस, की जितने भी मिलिट्री अलाइंसेस बनाए जा रहे थे यूएसए और यूएसएसआर के थ्रू, उनमें फंसना नहीं है, उलझना नहीं है। और इस तरह इंडिया को क्या मिली, फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग, आज़ादी से या स्वतंत्र के साथ डिसीजन लेने का एक राइट मिल चुका था। 1950s में क्या हुआ, मिलिट्री अलाइंसेस बनाए जाने लगे यूएस के द्वारा, सीटो और सेंटो जैसे मिलिट्री अलाइंसेस बनाए जाने लगे थे, जिसको पाकिस्तान ने क्या कर लिया था, ज्वाइन कर लिया था, ताकि उसको मिलिट्री एड मिल सके। और जिसकी वजह से चूँकि इंडिया पाकिस्तान में आपस में दुश्मनी थी, और यूएस और यानी इंडिया से अच्छा रिलेशंस था, यूएस अब पाकिस्तान की हेल्प करने लगा था, इसलिए इंडिया और यूएस की जो रिलेशंस थे वो कॉम्प्लिकेटेड होने लगे थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।